जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 के लिए जो जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला हमने शुरू की थी, उसी में आपका एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। और ये मॉक टेस्ट 25 प्रश्न का मॉक टेस्ट है, जो आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने साइंस की मॉक टेस्ट श्रृंखला भी शुरू कर रखी है। अगर आप साइंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और साइंस के जो भी मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, आप वहाँ से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिख के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो जो, और आपको कोई भी किसी तरह की जानकारी लेनी है तो आप मुझे बेधड़क कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? दोस्तों, कहता है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ पीडीएफ आप सुनते भी होंगे, क्या होता है? तो इसको बोला जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ये पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 2 में, क्वेश्चन संख्या 2 क्या है? विद्युतदर्शी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों, जो आपका विद्युतदर्शी है ना, ये बनाया था जीन एंटोनी नॉलेट ने। जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा विद्युतदर्शी का आविष्कार किया गया था। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट का आविष्कार किया था एल्फ्रेड नोबेल ने। और डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक होता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आए कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी और ये एक प्रकार का विस्फोटक होता है। ये नोबेल वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। ठीक है, याद रखना, स्वीडन के थे ये। एक मतलब रसायनज्ञ थे, एक समाज सेवी भी थे, एक उद्योगपति भी थे। और इन्होंने अपने जीवन में जितनी भी संपत्ति अर्जित की, सब दान कर दी थी नोबेल फाउंडेशन के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। हमसे पूछा गया था विद्युतदर्शी जीन एंटोनी नॉलेट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन करीब 280 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन में रहने के बाद 1954 में भारत का संघ शासित क्षेत्र बना था? दोस्तों, 280 सालों तक मतलब एक कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी, और 1954 में भारत का संघ शासित क्षेत्र बना, और यह था आपका पुदुचेरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पुदुचेरी। आप याद रखिएगा, ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी, पूछा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुदुचेरी जो है, इसका हाईकोर्ट कहाँ लगता है? तो पुदुचेरी का हाईकोर्ट लगता है मद्रास में। ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो पांडिचेरी का हाईकोर्ट मद्रास में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछ लेता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 यूटी हैं और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए इसकी राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और लक्षद्वीप जो है ना, ये अरब सागर में आता है आपका। लक्षद्वीप अरब सागर का द्वीप है। और इसका एरिया कितना है? लक्षद्वीप का एरिया 32 वर्ग किलोमीटर। 32 वर्ग किलोमीटर। इसमें कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीप हैं इसमें। ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर एरिया है, 36 द्वीप है लक्षद्वीप। और यहाँ की भाषा मलयालम है। एक भाषा मैं आपको और बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आए कि दिवेही भारत में कहाँ बोली जाती है, दिवेही भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में। याद रखिएगा। तो 1954 में भारत का संघ शासित क्षेत्र बना था पांडिचेरी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार किसकी पूर्व सिफारिश पर कराधान संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों, कराधान संबंधी जो विधेयक होता है, अनुच्छेद 274 के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर संसद में पेश होगा। उसका सही होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। याद रखना इसके बारे में। और राष्ट्रपति की जो आयु होती है, वो मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो होता है, ये हमारी संसद का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 79 में इस बात को लिखा गया है कि हमारी संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। 15वें नंबर की हैं, ये आप जरूर याद रखना, 15वीं राष्ट्रपति हमारी ये
पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है संसद। अगर आपसे पूछा जाए लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है। याद रखना, पूछा जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर कहाँ पर, मतलब किसे कहा गया है, तो संसद को कहा जाता है। और आर्टिकल 79 में संसद का गठन का उल्लेख है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली विद्युत धारा को दर्शाती है। दोस्तों जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ना, इसके अनुसार जो मध्य का उंगली होती है, बीच वाली उंगली जो मिडिल फिंगर है आपकी, ये आपकी किसको दर्शाती है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, विद्युत धारा की दिशा को मध्य का उंगली दर्शाती है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं अंकित हैं। दोस्तों ध्यान रखना, भाषा पैनल की बात हो रही है, तो भाषा पैनल में जो भाषाएं हैं वो है आपकी 15। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 15। लेकिन कभी कभी आपको 17 भी ऑप्शन मिलता है, देखो 17 भी ऑप्शन में है और 15 भी है, तो आप 15 को लगाइएगा क्योंकि भाषा पैनल की बात की गई है। ठीक है, भाषा पैनल अगर आप नोट के पीछे कॉलम बना होता है भाषा का, उसमें आप देखेंगे तो कुल कितनी भाषाएं होती हैं, 15 होती हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो नोट छापता है ये कौन छापता है, सरकार या आरबीआई, तो भारत में नोट छापने का केवल काम किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, इसकी 4 नोट प्रेस हैं आपकी, जैसे आपका एक पश्चिम बंगाल में है सलबोनी में, एक मध्य प्रदेश में देवास में, एक मैसूर में है कर्नाटक में, और एक आपकी मुंबई में भी है। ठीक है, ये आप महाराष्ट्र में भी है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। दोस्तों जो हाइड्रा है ना, इसमें किस प्रकार का प्रजनन आप देखेंगे तो हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है। इसका सही जवाब होगा अलैंगिक। और अलैंगिक प्रजनन जो होगा इसमें इसके अनुसार कौन सा होगा, मतलब अलैंगिक तो होता है, तो इसके अनुसार होगा आपका मुकुलन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है, बडिंग होती है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लुम्बिनी वन में साल के वृक्ष के नीचे। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध का जन्म कौन से पेड़ के नीचे हुआ था, साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। पूछ लिया जाता है, या आप याद रखिएगा। साल के वृक्ष के नीचे लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और इनकी माता का नाम था महामाया। याद रखना, महामाया इनकी माता का नाम था। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कितने साल की आयु में अपना गृह त्याग किया था, 29 साल की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। और लगभग 6 साल की कठिन तपस्या के बाद में 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सन जरूर, मतलब इनकी आयु जरूर याद रखना कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कितनी साल की आयु में हुई थी, 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो गौतम बुद्ध है ना, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम थे, याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि भविष्य का बुद्ध किसे कहा गया है, भविष्य का बुद्ध मैत्रेय को कहा जाता है। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा जाता है, याद रखना इसके बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भविष्य का बुद्ध किसे कहा गया, मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सारनाथ। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, प्रथम उपदेश के लिए। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला सरमन दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। और कुशीनगर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर में, याद रखिएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बुद्ध के जन्म स्थान कौन सा है, लुम्बिनी, याद रखना, नेपाल के क्षेत्र में आता है। मलयालम किस राज्य की भाषा है। दोस्तों मलयालम, ऑप्शन सी, केरल की भाषा है मलयालम, याद रखिएगा दोस्तों। मलयालम जो है वो केरल की भाषा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मलयालम भाषा को ना 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था मलयालम को, याद रखिएगा, पूछी जाती है। केरल के साथ साथ जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि केरल के बारे में, भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा कहा गया है आपका केरल को।
मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है। लगभग हम कह सकते हैं कि 94% इसकी जो साक्षरता दर है भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, केरल में ना एक नेशनल पार्क, याद रखना, इसको बोला जाता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा केरल में। और आपको एक चीज़ और याद रखनी, पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है। पेरियार नदी का नाम है और इसी के नाम पर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मथिकेट्टन 16 टाइगर रिजर्व है, इरविकुलम 16 टाइगर रिजर्व है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, केरल के 2 त्यौहार बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ओणम बहुत आता है एग्जाम में, ओणम कहाँ का त्यौहार है? और एक आपसे पूछेगा त्रिशूर पूरम। त्रिशूर पूरम कहाँ का त्यौहार है? तो ये भी केरल का है। एक अभी त्यौहार मनाया गया था अट्टूकल पोंगल। अट्टूकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है अट्टूकल पोंगल, याद रखना इसके बारे में। और भारत में मतलब एक शहर है आपका कोचीन, केरल में ही है, और कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, अरब सागर की रानी कोचीन। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, केरल जो है ये भारत में पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो बना था वो केरल में बना था। EMS नंबीदुरीपद भारत के पहले गैर कांग्रेसी PM थे, याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछे बोडो कहाँ की भाषा है? असम की भाषा है बोडो। बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? असम में। राजस्थान में हिंदी बोली जाती है और राजस्थान में इसमें कन्नड़ बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है? थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों थायमीन होता है विटामिन बी का नाम। विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है। और आपको पता है कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसका सही जवाब होगा आपका थायमीन। विटामिन B1 को कहा जाता है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होगा? लकवा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, जो आपकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं वो कम हो जाती हैं, और हृदय हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आता है, मसूड़े में सूजन आ जाएगी, बदबू आने लगती है मुंह से। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया थायमीन की कमी से बेरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बैलेंस शीट का एक उदाहरण नहीं है? दोस्तों बैलेंस शीट का उदाहरण कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो आप याद रखिएगा, कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हुई आय। कंपनी के उत्पादों, ये आपका जो ऑप्शन डी है, कंपनी के उत्पादों से की बिक्री से प्राप्त हुई आय, ये बैलेंस शीट का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मालविकाग्निमित्रम जो ग्रंथ लिखा गया, पहली बात तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। और ये किसने लिखा है? दोस्तों ये जो कालिदास, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। कालिदास ने संस्कृत भाषा में नाटक लिखा है और इसमें जो मतलब अग्निमित्र है और मालविका है, उनकी प्रेम कहानी का वर्णन है। जो पुष्यमित्र सुंग का पुत्र है अग्निमित्र, उसकी कहानी है और उसकी प्रेमिका की कहानी है मालविका की। ये आप याद रखिएगा, कालिदास। अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया है। क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कौटिल्य। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त, और इसने अर्थशास्त्र की रचना की है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है कौटिल्य, और इसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है। और ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये पॉलिटी का ग्रंथ है, मतलब राजनीति का ग्रंथ है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है आपका, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पर क्या पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि गिर नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों एशियाई शेर, एशियाई शेर भारत में जो मिलेंगे वो कहाँ मिलते हैं? तो एशियाई लोयन भारत में गिर के जंगलों में मिलते हैं। याद रखिएगा, एशियाई शेर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एशियाई शेर गिर के जंगलों में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए, देखो यहाँ पे लिखा गया आपका गुजरात। गुजरात के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुजरात की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गुजरात अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात 1 मई 1960 को ये बना था। इसकी राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर में भारत का प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है। गांधीनगर में भारत का प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि टिप्पानी कहाँ का डांस है, दोस्तों टिप्पानी जो डांस है वो आपका गुजरात का ही डांस है।
टिप्पानी है, भवई भी किया जाता है, भवई राजस्थान में भी होता है, गरबा है, डांडिया है, हलीशका है, सिद्धि धमाल है, वो सब गुजरात के डांस हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गुजरात का ना एक बांध याद रख लो, उकई बांध, ये आजकल बहुत आता है एग्जाम में। उकई उकई बांध किस राज्य में है? तो उकई बांध जो है ये आपका गुजरात में है और ये तापी नदी पर है, तापी नदी पर। उकई बांध तापी नदी पर है। क्या गुजरात का कोई बंदरगाह आपको याद रखना है? हाँ, इस बंदरगाह का नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये कभी क्वेश्चन आए कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर है? दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट जो है ये आपका गुजरात में मिलेगा, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गिर नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया एक सींग का गैंडा। क्या आपको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, यहाँ पर एक सींग का गैंडा मिलता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। बंगाल के बाघ ये सुंदरवन में मिलते हैं। सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। दोस्तों, टाइम मैगजीन पर जो सबसे पहले बॉलीवुड का स्टार छपा था वो थे आपके परवीन बॉबी। ऑप्शन ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, परवीन बॉबी। आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लियर। और ये 19 आपने देखा होगा जो अभिनेत्री थी ये दीवार फिल्म में, कई सारी फिल्में इन्होंने की थी, परवीन बॉबी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सूर्य का चमकीला भाग क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सूर्य का चमकीला भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। क्लियर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूर्य का जो सरफेस ताप होता है, मतलब पृष्ठीय ताप कितना होता है? तो आप याद रखिएगा, सूर्य का पृष्ठीय ताप जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछता है। 6000 डिग्री सेल्सियस ये सूर्य का पृष्ठीय ताप होता है। याद रखना, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और जो सूर्य होता है ना, सूर्य में लगातार ऊर्जा बनती रहती है, इसका कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में लगातार ऊर्जा बनने का कारण नाभिकीय संलयन है। और सूर्य में लगभग 70 से 71% भाग हाइड्रोजन का बना होता है। याद रखिएगा इसके बारे में कि जो सूर्य का अधिकांश हिस्सा है वो किसका है? हाइड्रोजन का। इसमें हीलियम होती है 26%, हाइड्रोजन होती है लगभग 70%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने टाइम में आ जाता है? 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर सूर्य का प्रकाश आ जाता है। याद रखेंगे। अच्छा, क्या भारत का कोई सूर्य मिशन भी है? हाँ, आदित्य L1। इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना सूर्य मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा आदित्य L1। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सूर्य का चमकीला भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न। जब मौसम यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। दोस्तों, सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होगा तो कौन सा मौसम देखने को मिलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताओ। थोड़ा सोचो एक सेकंड के लिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, जब भी सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर आएगा तो बसंत जो है ये शुरू हो जाता है आपका। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बसंत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य है, सूर्य भूमध्य रेखा पे कब चमकता है, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। ये डेट फिक्स होती है, एक एक दिन आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, लेकिन आप बताएं सूर्य भूमध्य रेखा पे कब चमकता है, कब सबसे ऊपर होता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, चलो एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कभी क्वेश्चन आए, भारत में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये कहाँ पर है? दोस्तों, भारत में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि भारत में जो मौसम विज्ञान विभाग है कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और मैं आपको बता दूं कि मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन आप देखेंगे ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं देखी जाती हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत चीन सीमा विवाद भारत चीन सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो कब हुआ था? दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद जो हुआ था और इसको लेकर युद्ध हुआ 1962 में। ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है भारत और चीन की सीमा क्या कहलाती है? इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन की सीमा
मैकमोहन रेखा कहलाती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। और भारत और चीन की नियंत्रण सीमा क्या कहलाती है, LAC कहलाती है। याद रखना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या आपको पता है कि भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता कब किया था, तो 1954 में 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता किया गया था। पंचशील मतलब 5 मुख्य बिंदु थे इसमें, जिन पे दोनों सरकारें काम करेंगी, ठीक है। लेकिन चाइना बेवफा है और ये धोखा देता है, ठीक है। भारत को इसने धोखा दिया, चीट किया था। अच्छा, चीन की बात करूं तो इसकी राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग जो है ना, इसको चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए चीन की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी। और दूसरी युआन। चीन में एक मरुस्थल भी है, तकला मकान मरुस्थल युआन में ही है, सॉरी चीन में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कभी कि दुनिया में जो चीन है ये सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है किस चीज़ का, ये सिलिकॉन की चिप सबसे ज़्यादा बनती हैं, ये आप याद रखना। क्लियर। तो भारत चीन सीमा के लिए जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1962। दोस्तों चलो एक क्वेश्चन और बता दूं, देखो 1962 में ना हमारी संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि संसद में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई भारत में, 1962 में हुई थी। याद रखना, पूछ लिया जाता है। 1952। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में चीता को कब विलुप्त घोषित किया गया था, दोस्तों भारत में चीते को विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका 1982। अगर क्वेश्चन आए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। साथ साथ भारत में आयात निर्यात बैंक कब बना था, 1982 में बना था, ठीक है। 1972 लिखा गया है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। याद रखना, पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिकंदर ने हाइडेस्पस के युद्ध में किसको हराया था, दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है और ये आप बता भी सकते हैं। इतिहास का बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है कि हाइडेस्पस का युद्ध या झेलम का युद्ध इसको कहा जाता है, झेलम का युद्ध। तो झेलम का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार तो हुई, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने जितना भी मतलब पोरस का राज्य लूटा था या क्षेत्र लूटा था वो वापस दे दिया था। तो ये आप याद रखा, झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध इसको बोला जाता है, सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। याद रखेंगे, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता नहीं है, ध्यान रखना विजेता नहीं है पूछा है। तो प्रश्न के हिसाब से अगर आप देखें तो किसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है, तो इसका सही जवाब होगा सतीश पचौरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है, सतीश पचौरी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अरविंद केजरीवाल को 2005 में मिला था, 2005 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। और किरण बेदी को 1994 में मिला था, याद रखिएगा। संदीप पांडे को 2002 में मिला था। तो ये सब चीज़ें आप याद रखें। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1957 में। कौन से देश की सरकार इसको देती है, फिलीपींस की सरकार देती है, और ये हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है, ठीक है। और इसे एशिया का नोबेल भी बोलते हैं हम। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि एशिया का नोबेल किसे कहा गया, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, भारत में सबसे पहली बार किसे मिला था, तो इनका नाम था विनोबा भावे। ये पहले भारतीय थे जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1958 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी है, और इसकी एक किताब जरूर याद रखिएगा, फियरलेस गवर्नेंस किसकी किताब है, तो दोस्तों ये किरण बेदी की किताब है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 क्या कहता है, तो ये है आपका क्वेश्चन संख्या 20। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में आ जाता है, दोस्तों अभी आपको बताए थे कि 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है, लेकिन सही जवाब होगा यहाँ पे, अब 20 सेकंड नहीं है तो 8 मिनट आप लगा सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को आने में 8 मिनट लगते हैं। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग सेना जटिल संसदीय प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आप
किसको हटाएंगे इन ऑप्शन के अनुसार कि उसको महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देखो ध्यान रखना, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अच्छा इसमें क्या है कार्यकाल, अच्छा महाभियोग है ना, अच्छा इसके लिए महान्यायवादी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, महान्यायवादी की तो नियुक्ति होती है। इसका सही जवाब होगा आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पूछा गया है कि महाभियोग प्रक्रिया, देखो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 5 में कहा गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना, उसको उसी रीति से आप हटा सकते हैं जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो इसका सही जवाब बनेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है दोस्तों, अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन ये भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और महिलाओं में पूछे तो BS रमा देवी, BS रमा देवी ये भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए भारतीय निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 324 है भारतीय निर्वाचन आयोग का आर्टिकल। महान्यायवादी लिखा गया भारत का पहला विधिक अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल इसको बोला जाता है। लिखा गया राज्यपाल, दोस्तों राज्यपाल जो होता है ना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। राज्यपाल जो होता है वो किसी राज्य का प्रथम नागरिक होता है और भारत में राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें तो मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। सरकार का प्रमुख कौन है, दोस्तों सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु भारत में कितनी है, तो वो है आपकी 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने की आयु रखनी मतलब योग्यता होती है इसके अंदर, या सदन का सदस्य तो कम से कम 25 वर्ष की आयु तो इसकी चाहिए होती है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल, वैसे बात करूं तो भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानमंडल द्विसदनीय है, तो कौन सा नहीं है इन ऑप्शन के अनुसार, तो दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार जो आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ठीक है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मैं दोबारा बता दूं, देखो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, बिहार है, और आपका एक है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र और बिहार, ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले के भंडार यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो द्विसदनीय विधायिका मंडल नहीं है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसने कहा है खालिस्तान की SI इकाई न्यूटन है, तो SI इकाई न्यूटन मतलब है दोस्तों भार और बल, भार और बल, भार वजन और बल दोनों की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी न्यूटन होती है, आप याद रखिएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जो भार या बल कैसी राशि हैं, दोनों सदिश राशि हैं, बल भी सदिश राशि है और आपका भार भी सदिश राशि होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो त्वरण भी सदिश राशि, भार भी सदिश राशि, संवेग सदिश, भार सदिश, भार सदिश लेकिन द्रव्यमान अदिश होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 24 की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन संख्या 24, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है, दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने की वो है आपकी श्वसन, श्वसन होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अच्छा श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है मनुष्य के लिए, ऑक्सीजन होती है। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्यू, क्यू पद किस खेल से संबंधित है, दोस्तों क्यू जो होता है ना, आप बिलियर्ड देखे होंगे, बिलियर्ड की जो स्टिक होती है उसको क्यू कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्रिकेट, क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी, 11। बैडमिंटन की बात करूँ तो बैडमिंटन के लिए आप याद ना, उबेर कप और थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं, तो उबेर कप और थॉमस कप ये आपके बैडमिंटन में होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्लियर, खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी, तो वो टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान में कितने आएंगे, 9 खिलाड़ी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को,
और आपका कोई भी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है। और मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आप बताना है मुझे। जैसे अगर आपसे कभी पूछा जाए, चलो कमेंट में लिख के बताइएगा कि नागालैंड के जो नए सीएम बने हैं इनकी पार्टी का नाम क्या है। नागालैंड के जो नए सीएम हैं इनकी पार्टी का नाम क्या है, ठीक है। कमेंट में लिख के बताइएगा अपना आंसर। तो मिलता हूँ अपने नए मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक आप इसको एंजॉय कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।